नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को हर मंच पर घेर रहा है, तो यूएन में भी पाकिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। एलओसी पर तो पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बैठक में हिंदुस्तान की तरफ से तीखा हमला किया गया है। उन्होंने WHO की बैठक में कहा कि आतंकवाद का सेंटर है पाकिस्तान। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर भड़के ट्रंप, बातचीत के बीच चलवाया वीडियो। दक्षिण अफ्रीका का दावा, वीडियो पूरी तरह से भ्रामक। बांग्लादेश में आर्मी ने अब यूनुस सरकार को दे दी सख्त चेतावनी, विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा बांग्लादेश। इजराइल पर भड़के दुनिया के देश, इजरायली सेना ने राजनयिकों पर चलाई गोली, एक की गई जान। और चलते चलते में देखेंगे लॉन्चिंग के मौके पर ही डूब गया अत्याधुनिक जहाज, तो भड़क उठे उत्तर कोरिया के शासक किम। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ पर घमासान, 12 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में दी चुनौती, कहा व्यापार नीति पर हो रही मनमानी। यूएई में शीर्ष नेतृत्व से मिला भारतीय प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तान को किया बेनकाब। चीन के CPEC प्रोजेक्ट का अफगानिस्तान तक विस्तार, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बनाएगा सड़क, विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर चीन और रूस ने जताई नाराजगी, ट्रंप की योजना से अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है हथियारों की होड़। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच LOC पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन दूसरे मंचों पर सीधा टकराव बना हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बैठक में भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर बताते हुए कहा कि हर आतंकी वारदात के तार पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और वो खुद को पीड़ित होने का ढोंग करता है। पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देकर पालता है और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनुपमा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान ने पूरी सटीकता और फोकस के साथ सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा हिंदुस्तान की सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक और पाकिस्तानी अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस अधिकारी पर हिंदुस्तान में अपने आधिकारिक दर्जे की ताकत का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा किसी भी विदेशी राजनयिक को अवांछनीय घोषित करने की वो स्थिति होती है जिसमें उसे मेजबान देश से तुरंत चले जाने को कहा जाता है। ये कूटनीतिक स्तर पर बेहद सख्त और गंभीर प्रतिक्रिया मानी जाती है। हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलने की कोशिश भी तेज कर दी है। अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशन भी भेजे हैं। साफ है, इस बार पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जो पहले हिंदुस्तान को धमकी दे रहे थे, अचानक शांति वार्ता की बात करने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच UAE या सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है और इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाएगा। शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO के बीच बातचीत में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों तरफ के सैनिक 7 मई को संघर्ष शुरू होने से पहले वाली पोजीशन पर लौट जाएंगे। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष को सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बिजनेस के जरिए ये विवाद सुलझाया है। अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हमले और भी खतरनाक और बदतर होते जा रहे थे। किसी को तो इसे अंजाम पर पहुंचाना ही था। हमने उनसे बात की। मैंने दोनों देशों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वैसे ट्रंप ने इस बात पर नाखुशी जताई कि उन्हें इस काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। बोल्टन ने कहा कि ट्रंप हर चीज का श्रेय खुद लेना पसंद करते हैं। ये हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, ये बस ट्रंप का तरीका है। बोल्टन ने यह भी जोड़ा कि भले ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस या विदेश मंत्री मार्को रूबियो से चर्चा की हो, लेकिन सीज फायर का पूरा श्रेय लेना पूरी तरह से गलत है। वैसे बेसिर पैर की बातें पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना किसी सबूत के हिंदुस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया। बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार इलाके में एक स्कूल बस को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट के पीछे वो हिंदुस्तान का हाथ बता रही हैं। हमले के बाद PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद क्वेटा पहुंचे।
उन्होंने दावा किया कि हमला करने वाले संगठन हिंदुस्तान समर्थित आतंकी गुट हैं। हिंदुस्तान की तरफ से भी शरीफ के बयान पर तुरंत ही पलटवार किया गया है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आतंकवाद से ध्यान भटकाने की यह पाकिस्तान की एक और रणनीति है। पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि वो अपनी आतंकवाद समर्थक छवि और आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए हर बार भारत पर आरोप मढ़ता है। और अब बात अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच बढ़ते तनाव की। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठक हुई और इस बैठक में दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। इसका वीडियो भी सामने आया था और अब ट्रंप के ओवल ऑफिस से एक और वीडियो सामने आया है। इस बार मेहमान थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, लेकिन रामाफोसा ने धैर्य रखा और लड़ने की जगह अमेरिका को ही बड़ी नसीहत दे दी। दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रंप और रामाफोसा की बैठक के बीच ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकी किसानों के खिलाफ कथित उत्पीड़न का आरोप करते हुए एक वीडियो चलाया और कुछ समाचार लेख दिखाए। ट्रंप ने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भाग रहे हैं, उनकी जमीन हड़पी जा रही है और कई मामलों में उन्हें मार दिया जा रहा है। लेकिन रामाफोसा ने ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि ये दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीति नहीं है और हिंसा सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य समस्या है, न कि केवल श्वेत समुदाय के लिए। दरअसल पूरा विवाद दक्षिण अफ्रीका में लाए गए नए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की लगभग 70% जमीन श्वेत नागरिकों के पास है, जबकि उनकी आबादी केवल 7 से 8% ही है। वहीं देश की अश्वेत आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी गरीबी में जीवन बिता रहा है और उनके पास भूमि का सीमित या कोई स्वामित्व नहीं है और इसी का मुद्दा ट्रंप ने उठाया। लेकिन ट्रंप ने जो वीडियो दिखाए वो उनमें से अधिकांश पूरी तरह से भ्रामक और झूठे थे। व्हाइट हाउस में क्रॉस और मिट्टी के टीलों का वीडियो भी दिखाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये मारे गए किसानों की 1000 से ज्यादा कब्रें हैं। हालांकि ये टीले वास्तव में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, न कि वास्तविक कब्रें। बता दें कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते कुछ समय से लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली तमाम सहायताओं पर रोक लगा दी है। वैसे बातचीत के दौरान रामाफोसा ने भी ट्रंप पर कटाक्ष करने का मौका नहीं गंवाया। जब एक रिपोर्ट ने ट्रंप से कतर की तरफ से मिले लग्जरी विमान को लेकर सवाल किया तो रामाफोसा ने कहा कि उनके पास उन्हें अमेरिका को देने के लिए प्लेन नहीं है। अफ्रीकी राष्ट्रपति के जवाब से ट्रंप भौचक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर आपका देश अमेरिका वायुसेना को विमान देगा तो वो इसे कबूल कर लेंगे। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है। ढाका में सेना मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि देश की संप्रभुता और स्थिरता से कोई समझौता नहीं होगा। उनका इशारा म्यांमार के लिए प्रस्तावित मानवीय गलियारा और विदेशी बंदरगाह आवंटन की तरफ था, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि यूनुस सरकार इसे अमेरिका को सौंपने की तैयारी में है, जो अराकान आर्मी को इस गलियारे की मदद से हथियारों की सप्लाई कर सकता है। लेकिन आर्मी चीफ ने इस योजना को खारिज कर दिया है। जनरल जमान ने कहा कि कोई गलियारा नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए ताकि 1 जनवरी 2026 तक चुनी हुई सरकार सत्ता संभाल ले। सेना तब बैरकों में लौट जाएगी। जमान ने यूनुस की तारीफ तो की, लेकिन अंतरिम सरकार में कुछ विदेशी लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर निशाना साधा। माना जा रहा है कि तंज अमेरिकी नागरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान पर था, जो मानवीय गलियारे की योजना को बढ़ावा दे रही हैं। जमान ने सेना को अंधेरे में रखकर फैसले लेने पर नाराजगी जताई। उन्होंने भीड़ की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और सैन्य कर्मियों को भी अनुशासन में रहने को कहा। इस बीच भारत बांग्लादेश रिश्तों में भी खटास बढ़ रही है। बांग्लादेश ने भारत की कंपनी GRSE को 180 करोड़ रुपए का रक्षा ऑर्डर रद्द कर दिया है। ये जहाज 24 महीने में बनना था। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश से 6,600 करोड़ रुपए की आयात पर रोक लगाई, जबकि बांग्लादेश ने भारतीय सामान पर ट्रांजिट शुल्क बढ़ा दिया। ये तनाव शेख हसीना के सत्ता से हटने और यूनुस की सरकार के चीन के साथ $2.1 अरब के समझौते के बाद शुरू हुआ। बांग्लादेश की विदेश नीति पूरी तरह से बदलती दिखाई दे रही है और अब ये भी खबर आ रही है कि सरकार विदेश सचिव बदल रही है। विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, क्योंकि उन्होंने मानवीय गलियारे का विरोध किया था। जनरल जमान भी इस योजना के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत असद आलम सियाम को नया विदेश सचिव बनाया जा सकता है। तब तक रूहुल आलम सिद्दीकी कार्यवाहक सचिव होंगे। जसीम उद्दीन को 45 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।
जमान की चेतावनी और रक्षा सौदे रद्द होने से साफ है कि हालात नाजुक हैं। अगर चुनाव जल्द नहीं हुए तो तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ रही है। और अब बात इजराइल की। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार अपनी हदों को तोड़ रहा है और युद्ध को बढ़ा रहा है। और अब उसके निशाने पर शरणार्थी शिविर में जा रहे विदेशी प्रतिनिधिमंडल आ गए। दरअसल 31 देशों के राजनयिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से आयोजित ट्रिप पर गए थे। फिलिस्तीन प्रशासन ने इन्हें वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन इजराइल ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक प्रतिनिधि की जान चली गई। इजराइल पर आरोप है कि उसने वेस्ट बैंक पहुंचे 31 देशों के राजनयिकों को चेतावनी देते हुए फायरिंग की है। ये फायरिंग उन्हें निशाना बनाकर नहीं की गई, लेकिन उन्हें चेतावनी देने के तौर पर की गई कि यहां आपकी जरूरत नहीं है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुल 25 डिप्लोमेट्स इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके के जेनिन पहुंचे थे। इनमें से कई तो राजदूत हैं और कुछ दूतावासों के स्टाफ हैं। इन देशों में इटली, कनाडा, मिस्र, चीन, रूस, जॉर्डन, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। कई पावरफुल देशों के राजनयिकों पर चेतावनी फायरिंग करने की निंदा हो रही है और आने वाले दिनों में इजराइल की चिंताएं इससे बढ़ सकती हैं। वहीं इस मामले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि ये ट्रिप तो पहले से मंजूरी लेकर हो रही थी, लेकिन उसका रूट गलत था। ये डिप्लोमेट्स पहले से तय रूट से इतर जा रहे थे। ऐसे में उन्हें गंभीर चिंता वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए फायरिंग की गई। अब इस मामले ने तनाव बढ़ा दिया है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के राजदूतों को तलब किया है और इस वाक्य पर आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले ही 22 देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इजरायली म्यूजियम के बाहर 21 मई 2025 को गोलीबारी हुई, जिसमें 2 इजरायलियों की जान चली गई। ये लोग इजरायली दूतावास में काम करते थे। इस घटना को अंजाम देने वाले की पहचान कर ली गई है। संदिग्ध की पहचान इलियास रोड्रीगेज के रूप में की गई है, जो शिकागो का रहने वाला है और 30 साल का है। पुलिस ने पुष्टि की है कि इलियास इन दूतावास के अधिकारियों को नहीं जानता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट के 3 और एफ स्ट्रीट इलाके में एक महिला और एक पुरुष की हत्या कर दी गई। ये घटना FBI फील्ड ऑफिस और अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के पास एक म्यूजियम के पास हुई। शुरुआती जांच के बाद माना जा रहा है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई वो कपल थे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया भर के इजरायली दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हत्याएं बंद होनी चाहिए। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये भयानक DC हत्याएं जो साफ तौर से यहूदी विरोधी भावना पर आधारित है, अब खत्म होनी चाहिए। और अब चलते चलते में बात करेंगे लॉन्चिंग में ढहे उत्तर कोरिया के युद्धपोत की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सामने उनके ही देश में एक हादसा हो गया, जिससे नौसेना को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। नॉर्थ कोरिया का एक नया युद्धपोत लॉन्चिंग के समय तबाह हो गया। इस दौरान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने ही यह हादसा हुआ, जिसके बाद गुस्साए किम जोंग उन ने दोषी अपराधियों को सजा देने का ऐलान कर दिया। 5000 टन वजनी इस विध्वंसक पोत को उत्तर कोरियाई नौसेना के भविष्य की रीढ़ माना जा रहा था, लेकिन लॉन्चिंग समारोह के दौरान ही जहाज असंतुलित होकर फिसल गया और उसका निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तर कोरिया की नौसेना को इससे करारा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि ये युद्धपोत रूसी मदद से तैयार किया गया था। हादसे पर भड़कते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें इन चूकों पर चर्चा की जाएगी। किम ने इस हादसे को गंभीर दुर्घटना और आपराधिक लापरवाही बताया और उन्होंने वैज्ञानिकों, सेना अधिकारियों और शिपयार्ड कर्मचारियों पर बिल्कुल गैर जिम्मेदार और अवैज्ञानिक रवैये का आरोप लगाया। इस जहाज से किम ने मिसाइलों का परीक्षण भी कराया था। इसमें एंटी एयर, एंटी शिप और न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रणाली लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब किम जोंग को बड़ा झटका लग गया है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।